हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योति जयसवाल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और कल का वीडियो जो मैंने अपलोड किया था ये साइटोप्लाज्म में, तो वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपका उसी चैप्टर से रिलेटेड है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में ही है। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं बताया था आपको क्या होगा, न्यूक्लियस। तो आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस, ठीक है, इट इज मोस्ट कॉन्स्पिशियस एंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। देखिए इसमें आपका लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। अब है तो आपका लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है क्या? इसमें ये आपका लिखा है लेकिन यूकैरियोटिक में लिखा हुआ है, यहाँ पे यूकैरियोटिक से जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है? अभी मैंने आपके जो लास्ट वीडियो में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिफाइन किया। क्यों डिफाइन किया था? इसीलिए डिफाइन किया था कि उसमें न्यूक्लियस के बारे में मैंने कुछ बताया था आपको। अब उसमें जो आपके प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होते हैं, मैंने कहा था उसमें फेक न्यूक्लियस होते हैं, फॉल्स न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते। क्यों ऐसा बोला था? अब इसमें न्यूक्लियस का नाम दिया। देखिए क्या होता है कि इसमें आपको जैसे ये दिख रहा होगा कि एक आपका सेल बना हुआ है, ठीक है, सेल बना हुआ है और सेल के अंदर एक आपकी आउटर कवरिंग भी है, ठीक है। आपका सेल नहीं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेल का न्यूक्लियस है ये, ठीक है। और न्यूक्लियस के ही ऊपर क्या है, एक आउटर कवरिंग है। इस आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। और ये न्यूक्लियर इन्वेलप खाली यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस के आपके न्यूक्लियस में ये आउटर कवरिंग नहीं पाई जाएगी। और ये जब आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी तो इसे वेल डिफाइंड या वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, वो एक प्रकार का न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। न्यूक्लियस उसे फिर नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियस ना होकर के किसमें? प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में आपका वेल डिफाइंड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप एब्सेंट होता है, राइट। इसलिए चलिए आप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक में हम ऐसे क्यों बोल रहे थे कि फॉल्स न्यूक्लियस है। क्यों? क्योंकि उसके न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग पर, यानी कि वो आपके न्यूक्लियस जो उसका है वो किसी भी मेम्ब्रेन से कवर नहीं होगा जिसका नाम है न्यूक्लियर इन्वेलप, करेक्ट। और ये हमारे यूकैरियोटिक में होगा, इसीलिए इसको बोला गया है लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट डिस्कवर्ड, देखिए मैंने यहाँ पे गैपिंग छोड़ दी है। डिस्कवर्ड किसने किया है? किसकी न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने की है? उसका आंसर आप बताओगे, ठीक है। इट हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। और मैंने लास्ट में कल एक क्वेश्चन पूछा था आप में कि जो मैंने सेल बनाया था वो प्लांट सेल का था या एनिमल सेल का था। तो आपको इसमें जो मैंने बताया था उसमें बना हुआ था डायग्राम जिसमें लिखा था सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है? एनिमल सेल में, ठीक है। तो जब एनिमल सेल में आपकी मेम्ब्रेन पाई जाएगी तो जाहिर सी बात है वो जो मैंने सेल बनाई थी वो किसकी थी? एनिमल सेल की, ठीक है, एनिमल की थी, एनिमल ऑर्गेनिज्म की वो सेल थी, प्लांट सेल की नहीं थी। क्योंकि प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल पाई जाती है, देन प्लाज्मा, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन, देन आपका सेल का जो आपका इनर पार्ट होता है वो होता है साइटोप्लाज्म एंड देन ऑल थिंग्स। लेकिन एनिमल सेल में आउटर कवरिंग जो होती है वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो आगे आते हैं कि इट हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब जैसे हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स थे कि सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, सारी चीज़ें थी। ऐसे ही हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स पाए जाएंगे या न्यूक्लियस से रिलेटेड जो होंगे उनसे कनेक्ट होंगे, उन कंपोनेंट्स की बात करते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिक मटेरियल। देखिए न्यूक्लियर इन्वेलप की अभी हमने बात की कि न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है? न्यूक्लियस को आउटर से कवर किया हुआ एक इन्वेलप है जिसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, क्योंकि इसने न्यूक्लियस को इन्वेल्प्ड किया है, इसलिए इसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। अब देखते हैं कि ये जो आपको ये दिख रहा है एक्चुअली में मैंने थोड़ा सा इसका भाग बनाया है, ये दिख रहा है, ये इसका भाग है कि ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। न्यूक्लियर आप देख रहे हैं, इसमें भी देख रहे होंगे, मैं दूसरा कलर लेती हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे
ठीक है, यही तो है आपका न्यूक्लियर इन्वेलप। देख रहे हैं ना, इसमें आपकी दो प्रकार की लेयर है, यानी कि 2 टाइप्स की लेयर है। एक इनर लेयर है, एक आउटर लेयर है। देख रहे होंगे 2 लेयर से कवर्ड है आपकी न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो 2 लेयर की है, एक इस जिसे बोलते हैं आउटर लेयर और इनर लेयर। ठीक है, अब इसी लेयर के अंदर आपके पाई जाती है, ये आपको स्पेस दिख रहा होगा। ठीक है, ये स्पेस दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यहाँ पे लिख दीजिए, पेरी न्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है। ठीक है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और इसी स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। किसके? पेरी न्यूक्लियर स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर फ्लूइड। गेट इट? ओके। अब ये जो पेरी न्यूक्लियर फ्लूइड है, उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है? आपको याद होगा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ा रहे थे तो मैंने उसमें भी लिखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, आउटर इन्वायरमेंट से हमारे साइटोप्लाज्म यानी कि सेल के अंदर के मटेरियल को क्या करती है, अलग करती है ना, आइसोलेट नहीं करना होता है। क्या बताया था? कुछ वर्ड बताया था, उसमें यूज़ किया था मैंने कि इसको क्या करेगी ये, इनसे यानी कि साइटोप्लाज्म जो है आपका, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है, उनको क्या करेगी, दोनों को अलग कर रखेगी। ठीक है, इनको ये क्या करेगी, एक में मिक्स नहीं होने देगी। ये काम करती है कौन? ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी 2 हैं। ठीक है, 2 मिलकर के ही क्या बना है, न्यूक्लियर इन्वेलप बना है। न्यूक्लियर इन्वेलप में आपके एक स्पेस पाया जाता है जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, और इस स्पेस के अंदर भरा होता है पेरी न्यूक्लियर फ्लूइड, जो कि फंक्शन करता है आपके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म को एक दूसरे से अलग करता है। ऐसा नहीं है कुछ अंदर आ नहीं सकता है, कुछ जा नहीं सकता, आइसोलेट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताया था ना, उसी तरह कि आइसोलेट नहीं करेगा, बट क्या है कि इन दोनों को एक दूसरे से आपका डिस्टेंट रखेगा कि एक में मिक्स ना हो। क्योंकि आपको भी पता है साइटोप्लाज्म में मैंने बताया था कि जो भी आपकी न्यूक्लियस के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगी या साइटोप्लाज्म के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगी, उनमें अगर किसी रॉ मटेरियल की या किसी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होगी तो वो हमेशा जो है कौन ला करके देगा, साइटोप्लाज्म देगा। तो साइटोप्लाज्म देगा अगर, तो उसको जाने के लिए स्पेस तो होना चाहिए ना। और एक बात कि जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बीच बीच में टूटी हुई है, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये देखिए स्पेस है, यहाँ पे कुछ ब्रेक हैं, ये इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इन्हीं के थ्रू साइटोप्लाज्म में अगर न्यूक्लियर प्लाज्म में जो भी एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, उनको उसमें ज़रूरत होती है, तो इन्हीं के थ्रू आपके साइटोप्लाज्म को लेकर के जाते हैं, पहुँचाते हैं वहाँ तक की। ठीक है, तो अगला है हमारा, ये आपका इतना हो गया, सॉरी ये हो गया। अब आप देखते हैं कि हमारा जो सेकंड क्या है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, सॉरी न्यूक्लियर सैप। न्यूक्लियर सैप किसे बोलते हैं? आपके न्यूक्लियर सैप जो है मैट्रिक्स, ये आपके अंदर के जो भाग हैं जो आपको दिख रहा होगा, ये मटेरियल, इन्हें ही बोलते हैं न्यूक्लियर सैप बोलते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या भरा होता है आपके, इनके अंदर होते हैं कुछ ये क्रोमैटिन मटेरियल देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं ना, ये आपके धागे नुमा स्ट्रक्चर हैं। इन्हीं ये जब डिवाइड करते हैं, जब सेल डिवाइड करती है तो ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से इनका रूप ले लेता है। इनका कभी देखा होगा स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये जब अलग अलग रहते हैं तो इनको बोलते हैं क्रोमैटिड्स। ठीक है, इनको बोलते हैं क्रोमैटिड। और ये जब एक साथ किसी एक प्राइमरी स्ट्रक्चर से बाउंड हो जाते हैं तो इनका क्या नाम है, जिससे बाउंड होते हैं, सेंट्रोमेयर। अगर जब आपके सेल डिवाइड नहीं करती है तो कुछ इस तरह से पड़े होते हैं, जैसे आपकी इसमें ये दिख रहे हैं। लेकिन जब डिवाइड करना स्टार्ट करती है तो कुछ इस तरह से ये बाइंड हो जाते हैं और इस तरह से स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, जिसकी वजह से इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोसोम। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम।
सोम, यस, क्रोमोसोम का नाम सुना होगा। क्रोमोसोम के ही अंदर हमारे आपके डीएनए पाए जाते हैं और डीएनए के अंदर ही हमारे जीन पाए जाते हैं, जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, या जेनेटिक मटेरियल है हमारा ये, और जेनेटिक मैसेजेस को या जेनेटिक आपके जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको कलेक्ट करती है और एक दूसरे जनरेशन में पास भी करती है। पता है ना, इतनी चीज़ तो पता ही होगी। अब ये आप देख रहे होंगे कि इसमें हमको डीएनए कहाँ दिख रहा होगा। जब आप इसको एक क्रोमेटिड को ऐसे खींचेंगे या पुल करेंगे तो इसमें कुछ इस तरह से संरचना होगी, कुछ इस तरह से डबल क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा। डबल क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, डीएनए। थोड़ा सा गंदा हो गया है, हम फिर से बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ओके। ये क्या कहलाएगा, हमारा डीएनए, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है। ये हमारे इन्हीं में क्या होता रहता है, क्योंकि ये धागे नुमा स्ट्रक्चर है, जब डिवाइड करता है तो ये क्रोमोसोम का रूप लेता है और क्रोमोसोम के ही अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, इस तरह से डीएनए पाए जाते हैं। देख रहे हैं ये अब इन्हीं के डीएनए के जो एक भाग को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, जो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। राइट, इतना समझ में आ गया होगा आपको कि यही आपके जब ये डिवाइड करेंगे तो ये क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल को, आपके जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कोड करेंगे। ओके, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियर एनवेलप में, ये आप देख रहे होंगे कि इनकी जो दोनों सरफेस है, एक इनर की जो सरफेस है वो बहुत ही स्मूथ है, दिख रही है ना, जो न्यूक्लियर एनवेलप की अंदर की क्या है, स्मूथ है। और ये जो बाहर के कुछ देख रहे होंगे डॉटेड पॉइंट्स कुछ लगे हैं, ये क्या है, ये राइबोसोम है। और इन्हीं अब ये राइबोसोम हमको कहाँ से वर्ड याद आया, क्योंकि अब इसमें आपके पास है डीएनए ही पाए जाते हैं और डीएनए में ही आपके इसमें क्या है, राइबोसोम्स होते हैं। क्योंकि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। जब तक प्रोटीन की जब सेल डिवाइड करेंगे तो जैसे ही जैसे आपके सेल डिवाइड होंगे, डीएनए डिवाइड होगा इसका मटेरियल, उसी तरह आपके राइबोसोम का भी सिंथेसिस, राइबोसोम भी आपके डिवाइड होते जाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करते जाएंगे। प्रोटीन सिंथेसिस विदाउट बिना आपके सेल डिवीजन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब आपके प्रोटीन, इसमें क्या होता है, ये आपके प्रोटीन चिपके हुए हैं, ठीक है। आउटर लेयर पे क्या है आपके, राइबोसोम्स आपके अटैच्ड हैं, और राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। और प्रोटीन सिंथेसिस आपका इसलिए कभी कभी पूछ लेते हैं कि पावर हाउस पावर एनर्जी, आपका पावर हाउस कैसे कौन है, या आपका किचन ऑफ द सेल कौन है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के फंक्शन के तरफ। तो न्यूक्लियस का फंक्शन पढ़ने से पहले हम ये सोच लेते हैं, यानी कि ये जानकारी ले लेते हैं कि जो आपका फंक्शन है, न्यूक्लियस है, उसका फंक्शन क्या हो सकता है, या न्यूक्लियस को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है कि इसी के रूप में, अगर ये इसके ऊपर इन्वेलप नहीं है न्यूक्लियस ने, तो इसको न्यूक्लियोइड का रूप दे दिया गया प्रोकैरियोटिक सेल में, राइट। आपका अगर इसमें इन्वेलप कवर्ड है तो इसको न्यूक्लियस का रूप दे दिया गया। इतना भेदभाव क्यों, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस है वो सेल का ब्रेन है। जिस तरह हमारा ब्रेन है, हमारी पूरी बॉडी का जो एक कह सकते हो ना कि सेंटर ऑफ द पावर है, वो किसके अंदर है, ब्रेन के अंदर है। अगर ब्रेन हमारी एक्टिविटी ना करे, हमें मैसेजेस इम्पल्स ना करे, तो हमारी जो बॉडी है, जो ये मूवमेंट कर रहे हैं हाथ का, या लिख रहे हैं, ये सोचने का, ये बोल भी रही हूँ, तो ये हमारा माइंड ही मुझे मैसेज कर रहा है, तभी मैं बोल पा रही। अगर माइंड मैसेज करना बंद कर दे, दैट मीन्स माइंड, अगर आपका जो ब्रेन है वो फंक्शन करना बंद कर दे, तो आपकी ना बोल पा सकते हो, नहीं आपके हाथों की, नहीं आपके पैरों की कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप इतना जानिए कि सेल के अंदर का जो ब्रेन है वो है न्यूक्लियस। क्यों कहा गया, अब सुनिए। क्योंकि सेल के अंदर पाया जाता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। क्रोमैटिन्स आपके होते हैं, मैंने पहले भी बताया, अभी जब बताया थे, डिस्कस कर रहे थे कि क्रोमैटिन होते हैं, जब सेल डिवाइड करते हैं तो ये क्रोमैटिन आपके क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं। और क्रोमोसोम्स के ही अंदर क्या पाए जाते हैं, डीएनए, और डीएनए का ही एक पार्ट होता है जीन, और जीन के अंदर ही आपके जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो कैरी करके एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन लेके जाते हैं। अब एक तो ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक। अब ब्रेन भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आपके न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस क्या करेंगे, सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये
राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, और राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। अब जब न्यूक्लियस को राइबोसोम फॉर्म कर रहा है, और राइबोसोम कह रहा है जब ये मुझे बना रहा है तो मुझे भी कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए। तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, और प्रोटीन की सिंथेसिस करता है तो सेल की ग्रोथ होती है, और सेल की ग्रोथ होती है तो हम लोग की भी ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है कि इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जैसा कि बताया था कि आपके साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, और न्यूक्लियस में भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। आपको ब्रेन है इसलिए बोला गया है कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जैसे हमारा ब्रेन करता है वैसे ही सेल का ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस भी करेगा। ओके, तो ये कंट्रोल करेगा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सेल की। इट ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ ऑफ द सेल बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अब ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो आपके प्रोटीन के ही थ्रू क्या करेगा, सेल की ग्रोथ करे पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, इट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। ये सारी डिस्कशन मैंने बता दिया अभी आपके। इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स located in the chromosomes and is connected with the transmission of heredity traits from the one generation to another। traits मतलब होता है कैरेक्टर, और कैरेक्टर मतलब होता है गुण। ठीक है, जो हमारे में हमारे पेरेंट्स के आते हैं। ठीक है, वन जनरेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, आपके ट्रांसमिशन होते हैं यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, आपके और कनेक्टेड विद द ट्रांसमिशन ऑफ। अब ये क्रोमोसोम्स इन द यानी क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, पाया जाता है जीन पाया जाता है। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन किया होता है। कौन कंटेन किया होता है, जीन कंटेन किया होता है। इन सब का डिस्कशन हो चुका है। तो आई होप कि न्यूक्लियस के बारे में जितना कैरेक्टर था, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, और इसका फंक्शन क्या है, ये क्या कहलाता है, इसके बारे में मैंने पूरा आपको बता दिया है। और यहीं पर आपका सेल की कंपोनेंट्स जो आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो कंपोनेंट भी फिनिश्ड हुआ। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस एंड आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल वॉल तो आपका एक्स्ट्रा है क्योंकि वो प्लांट सेल में पाया जाता है इसलिए मैंने उसको बताया था। अदरवाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये तीन कंपोनेंट्स के बारे में मैंने कहा था डिस्कस करूंगी। और सेल वॉल के लिए बताया था क्योंकि ये प्लांट सेल में पाया जाता है इसलिए इसको पर्सनली डिस्कस कर दिया था। फिलहाल सेल वॉल मैंने बता दिया, उसका भी फंक्शन बता दिया है। ठीक है, क्योंकि वो प्लांट सेल में इसे पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ध्यान से पढ़ना, इसको समझने की कोशिश करना क्योंकि बहुत ईजिली फॉर्म में बताया गया, आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।